आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत और इस पाठ्य पुस्तक का अध्याय है बस की यात्रा। उस अध्याय को हम पढ़ेंगे। बस की यात्रा इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। तो हम इस पाठ को शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, सदासार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, विकलांग श्रद्धा का दौर। इनको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये पुरस्कार इनको विकलांग श्रद्धा का दौर रचना पर मिला है। और इनका देहांत हुआ है 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में। अब देखते हैं पाठ बस की यात्रा। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि मैं और मेरे साथ और 4 मित्र थे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि हम आज शाम को 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना शहर है, वहाँ से इसी कंपनी की एक बस है जो सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लेखक कह रहा है कि हम लोगों को कुछ लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब लेखक कह रहा, हमने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं इसलिए सफ़र नहीं करते? तो लोगों ने कहा नहीं, बस डाकिन है। कैसे? कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लोगों ने कहा था कि बस डाकिन है। वास्तव में लेखक कह रहा, जब हमने बस को देखा तो हमारे अंदर श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस खूब वयोवृद्ध थी। बस थी वो बहुत पुरानी थी, बुढ़ी थी, वयोवृद्ध थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी बहुत सदियों पुरानी बस थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वयोवृद्ध में इसे कष्ट होगा। लोग इसलिए इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि लोग जानते थे कि इस बूढ़ी बस को इसके अंदर चढ़ने से इसको क्या होगा, कष्ट होगा। इसलिए इस बूढ़ी बस को कष्ट नहीं देना। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी कि बस इतनी बूढ़ी थी कि उनकी अब पूजा की जाए इस लायक थी वह। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी उस बस का एक पार्टनर है, वो भी उसी बस से घर जा रहा है। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? लेखक कह रहा, हमने उस बस के पार्टनर से पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? वो बोले चलती क्यों नहीं है जी। उसने कहा चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? लेखक कह रहा, हमने पूछा क्या ये बस अपने आप चलती है? तो उसने कहा हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक कह रहा, हमने सोचा गजब हो गया, ये बस अपने आप चलेगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। लेखक कह रहा, एक हमारा मित्र था डॉक्टर, उसने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी कि हम नई नवेली बसें उनसे तो ज़्यादा इस पुरानी बस पे भरोसा कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जिस प्रकार माँ अपने बेटे को गोद में लेकर चलती है, उसी प्रकार ये बस भी हमें अपना बेटा मानकर हमें गोद में बैठा के लेकर चलेगी। हम बैठ गए। लेकर कह रहा, हम उस बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे। लेकर कह रहा, जो लोग हमें छोड़ने के लिए बस तक आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे हम अंतिम विदाई ले रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी कि वो लोग सोच रहे थे कि इस दुनिया में सभी लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, कोई भी हो, वो इस संसार में आया है तो एक दिन जाएगा जरूर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक कह रहा है कि हमें बस के अंदर बैठे थे, वास्तव में बस का इंजन तो स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक कह रहा है
कि जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो हमें ऐसे लगा जैसे पूरी बस ही इंजन बन गई हो और हम उस इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम थे, उस बस के जो खिड़कियां थी उसमें कांच लगे थे वो बहुत कम थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। लेखक कह रहा है उनमें कांच कम थे और जो कुछ भी थे थोड़े बहुत कांच, उनसे हमें बचना था, क्योंकि वो कांच टूटे फूटे थे। हो सकता है लेखक को कहीं लग जाए या उनके मित्रों को कहीं लग जाए तो वह चोट भी लग सकती है। इसलिए वो लेखक कह रहा है जो कुछ बचे कुचे कांच थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक कह रहा है जैसे ही बस रवाना हुई तो हमें ऐसा लगा कि जो इंजन है वो हमारी सीट के नीचे, इतना जोर से आवाज़ आ रही थी, पूरी बस है वो हिल डुल रही थी। बस सचमुच में सल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। लेखक सोच रहा है कि बस इतनी बूढ़ी है कि अवश्य ही ये जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाया था उस समय ये बस जरूर जवान रही होगी और इस समय क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। उस समय इसको ट्रेनिंग जरूर मिली होगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से क्या कर रहा था, असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। ये जो सीट है वो बस की बॉडी से अलग थी, एक बार आगे चली जाती है सीट, कभी पीछे चली जाती है। कभी लगता है कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई। यानी कभी तो ऐसा लगता है कि बॉडी है उसको छोड़कर सीट आगे जा रही है और कभी ऐसा लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक कह रहा है जब बस है वो 8-10 मील चली तब पता ही नहीं चल रहा है, सब भेदभाव मिट गए। ऐसा लग रहा है कि हम लोग सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अचानक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। लेखक कह रहा हमें ऐसा मालूम हुआ कि जो बस की पेट्रोल की टंकी थी उसमें क्या हो गया है, एक छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर ने क्या किया, जो वो पेट्रोल की टंकी थी उसमें से पेट्रोल निकाल के बाल्टी में डाला और बाल्टी अपने पास रखी, उनमें से नली लगा दी किसमें, इंजन में। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के दूध में दूध की शीशी लगाती है। लेखक सोच रहा है कि हमने सोचा कि अब क्या है कि जो बस का पार्टनर है, मालिक बैठा है, ये हो सकता है इंजन को निकाल कर अपनी गोद में रख ले और फिर जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती उसी प्रकार ये पेट्रोल पिलाएगा। बस की रफ्तार अब धीरे धीरे क्या है कि 15-20 मील हो गई, यानी प्रति घंटे बस की स्पीड 15 या 20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक कह रहा है मुझे बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, लेकिन लेखक को स्टीयरिंग पर भरोसा नहीं था। ब्रेक कभी फेल हो सकते हैं उनको। लेखक कह रहा है मुझे बस के किसी पार्ट्स पर अब भरोसा नहीं रहा, लेकिन जो प्रकृति के दृश्य थे वो बहुत सुहावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन मान रहा था। लेखक कह रहा मैं प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन मान रहा था। क्यों? क्योंकि हो सकता है बस किसी भी समय उन पेड़ों से टकराकर गिर सकती है या हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए लेखक पेड़ों को क्या मान रहा है, अपना दुश्मन मान रहा है। जो भी पेड़ आता है डर लगता है कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता है तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता है। झील दिखती है तो सोचता है कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। लेखक ने जैसे झील को देखा तो लेखक को डर लगा कि हो सकता है बस है वो झील में गिर जाए। एकाएक बस फिर रुक गई। अचानक बस दोबारा फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। ड्राइवर ने नए नए प्रयोग किए लेकिन बस रवाना नहीं हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। ये तो इत्तेफाक की बात है। बस का जो मालिक था, पार्टनर था, हिस्सेदार था, वो कह रहा है बस तो फर्स्ट क्लास है, बस बहुत अच्छी, बस में कोई दिक्कत नहीं। ये तो कर्म की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय है। लेखक कह रहा है कि अब हल्की हल्की अंधेरी रात है, उसमें चांदनी रात है जिसमें हल्का हल्की रोशनी हो रही है और उस रोशनी के अंदर वो बस है, वो पेड़ों के नीचे खड़ी है और वो बहुत दयनीय लग रही है। हमें उस पर क्या आ रही है, दया आ रही है। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई।
लेखक कह रहा है ऐसा लगता है जैसे कोई बुढ़ी औरत हो और वो थक कर कैसे बैठती है, उसी प्रकार ये बस है, ये भी अब बुढ़ी हो गई और ये भी थक कर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें पछताप हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं। लेखक कह रहा हमें खुद को पछताप दुख हुआ कि इस बुढ़ी बस के ऊपर चढ़ के हम जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक सोच रहा है हो सकता है इस समय यदि इस बस का प्राण निकल गए, इस बस की मृत्यु हो गई, तो इस बस का अंतिम संस्कार भी हमें ही करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। अब कंपनी के जो बस के हिस्सेदार थे उन्होंने बस में कुछ सुधार किया तो बस वापस रवाना हो गई। उसकी साल कम हो गई, यानी उस बस की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो गई। धीरे धीरे वरदा की आंखों की ज्योति जाने लगी। ज्योति का अर्थ है रोशनी। धीरे धीरे बस की रोशनी है वो भी जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि यहाँ जैसे ही बस के आगे या पीछे से कोई लाइट दिखती, कोई गाड़ी आती, तो बस है वो सड़क के किनारे पर खड़ी होती और कहती निकल जा बेटी, मेरी तो अभी इस प्रकार की उम्र नहीं रही, यानी कि इतनी तेज मैं नहीं भाग सकती, अब आप ही तेज भागो, आप पहले मेरे से आगे निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गए। लेखक कह रहा है कि बस जैसे ही एक पुलिया के ऊपर गई तो अचानक टायर है वो फिस करके बैठ गया, अर्थात पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। बस है वो जोर से हिली एक बार और वहीं पर रुक गई। अगर स्पीड होती तो बस उछलकर नाले में गिर जाती। यहाँ पर लेखक कह रहा है यदि बस की स्पीड ज़्यादा होती तो पक्का हो सकता है यहाँ पर चलते एक नाले के अंदर गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे। लेखक कह रहा है मैंने पहली बार उस बस के हिस्सेदार की तरफ देखा। मैंने सोचा कि इनको पता था इनकी बस के टायरों की हालत कैसी है, फिर भी ये इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का अर्थ है त्याग, यानी कि त्याग की ऐसी भावनाएं तो बहुत कम देखने को मिलती है। सोचा, लेखक कह रहा मैंने सोचा कि इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक सोच रहा है कि जो ये आदमी है इसमें जो त्याग की भावना है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, यानी कि जो जिसमें इतनी त्याग की भावना है उस व्यक्ति को किसी बड़े आंदोलन का नेता बनना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते। यानी कि लेखक कह रहा है कि यदि ये बस नाले में गिर जाती और हम लोग मर जाते तो देवता है वो बाहें पसार कर इस व्यक्ति का तो जरूर इंतजार करते और कहते कि वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। यानी कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि देवता बाहें फैलाकर खड़े होते और कहते कि वह आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। उस आदमी को पता था कि ये टायर है, ये पुराना है, ये कभी भी फट सकता है, फिर भी वह आदमी उसी बस में सफ़र कर रहा था। मर गया पर टायर नहीं बदला, यानी कि उस आदमी ने अपनी जान दे दी पर बस का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। लेखक कह रहा है कि दूसरा बस का एक घिसा हुआ पुराना टायर था वो लगाया, बस फिर रवाना हो गई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहा है अब हमने सही समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी हमने पहले ही पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहा हमने कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद है वो छोड़ दी। अब हमें ये पता नहीं था कि अब हम घर कब पहुंचेंगे या पहुंच पाएंगे, और हम सब लोगों के बीच में अब क्या शुरू हो गया है, हंसी मजाक। लगता है कि अब बस में ही ज़िंदगी गुजारनी है। लेकर अब हमें ऐसा लग रहा है कि इस बस में ही ज़िंदगी गुजारनी है। इसी तरह से हम लोग आपस में बातें करने लग गए। इस पृथ्वी पर अब हमारी कोई मंजिल नहीं है, इसलिए हम सब लोग आपस में हंसी मजाक में मशगूल हो गए और बस धीरे धीरे चल दी। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं आपको समझ में नहीं आया है या कोई आपके दिमाग में समस्या डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, आपका पूरी समस्या का हल करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।